जज्बात का तूफान थमते ही इस्माइल पर पछतावे और नदामत का दौरा पड़ गया था। वो सख्ती से आंखें भींचे अपने अमल के नताइज पर गौर कर रहा था। शहजादी जैसी मासूम लड़की को दागदार करने के साथ उसने मिर्ज़ा ताहिर हुसैन के एतमाद को भी चकनाचूर कर दिया था। अब अगर मिर्ज़ा को इस बात का पता चल जाता तो क्या वो उसे माफ़ कर देता? हो सकता है मुझे दोबारा पुलिस के हवाले कर दे। एक भयानक सोच उसके दिमाग में गूंजी। उसका मतलब है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो इन्हीं सोचों में उलझा था कि अचानक उसे अपने बाजू पर नरमो नाजुक हाथ का लम्स महसूस हुआ, जो यकीनन शहजादी का हाथ था। और फिर वो हाथ बाजू से रेंगता हुआ उसके सीने पर गर्दिश करने लगा। इस लम्स में नफरत के बजाय चाहत का इजहार था। उसने डरते डरते आंखें खोलीं। शहजादी उसकी तरफ मुतवज्जो थी और उसकी आंखों से फूटने वाली दैमी प्यास की लहरें वो महसूस किए बिना न रह सका। खफा हो क्या? उसकी मुतरन्निम आवाज़ ने इस्माइल के कानों में रस घोला। नहीं तो वो गड़बड़ा गया। यहाँ तो मामला ही अजीब हो गया था। मकतूल उल्टा कातिल के खफा होने का अंदेशा लिए पड़ा था। फिर इतनी देर क्यों लेटे हो? शहजादी ने उसे आहिस्तगी से अपनी जानिब खींचा, और इस खींचने में जाने कौन सी कुव्वत पोशीदा थी कि वो बेसाख्ता खिंचा चला आया। कोई अंदेशा, कोई फिक्र, कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं मेरी जान। तुम्हारा ये राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। वो उससे लिपट गई। फिर भी शहजादी साहबा, मुझे ऐसा। मगर पार्वती ने उसकी बात मुकम्मल होने पहले उसके होंठों पर चुपकी मोहर लगा दी। चंद लम्हों बाद वो दोबारा उसे उन्हीं वादियों और नखलिस्तानों की जानिब खींच के ले गई जहां हर तरफ खुशियों के तराने बज रहे थे। गमो दुख का कोई नामो निशान भी नहीं था। शायद जन्नत ऐसी ही होती है, उसके अंदर उठने वाले सवाल के जवाब इस बात में था। जाने कितनी देर गुजर गई थी, उसे शिद्दत की प्यास महसूस हुई। वो उठने लगा। कहाँ चल दिए? वो मुस्तफसर हुई। पानी पीना है, सख्त प्यास लगी है। तो खुद क्यों जा रहे हो? मैं मौजूद हूँ ना तुम्हारी दासी। कैसी बातें कर रही हो शहजादी? आप और मेरी? तौबा तौबा, सच कह रही हूँ, पार्वती दिल की गहराइयों से बोली, और जल्दी से उठकर अपने बदन के गिर्द तौलिया लपेटते हुए फ्रिज की जानिब पड़ गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो शीशे के खूबसूरत जग में सुर्खी माइल शरबत ले आई और गिलास भर के इस्माइल की जानिब बढ़ा दिया, जो वो एक ही सांस में खाली कर गया। दूसरा गिलास पीते हुए उसे महसूस हुआ कि शरबत के अंदर अजीब किस्म की तलखी घुली हुई थी। खाली गिलास वापस करते हुए वो मुस्तफसर हुआ। अजीब किस्म का जायका है शरबत का, मीठा और कड़वा मिला जुला। ये तो मीठा है शाहजी, पार्वती हंसते हुए बोली। तलखी आपके हलक के अंदर मौजूद है। और ये कहते हुए उसने ऐसी बात की कि इस्माइल शर्मिंदा सा हो गया। एक ही दिन बल्कि चंद घंटों में शहजादी के अंदर अजीब सी तब्दीली दर आई थी कि वो बहुत ज़्यादा बेबाक लगने लगी थी। शाहजी, और भी पियो ना? पार्वती ने एक और गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। इस मर्तबा शरबत पीते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे आसाब उसके काबू में ना हो और वो हवाओं में उड़ रहा हो। शरबत की तलखी भी उसके जहन से महव हो गई थी। गिलास वापस करते हुए वो लड़खड़ाते लहजे में बोला, ये तक तुम्हारा चेहरा क्यों घूम रहे शहजादी? उसके अंदाज पर वो कहका लगाकर हंस पड़ी थी। ये लो और भी पियो। उसने एक और गिलास भरकर उसके जाने बढ़ाया। तुम भी पियो ना? वो गिलास लेते हुए बमुश्किल बोल पाया था। मैं इसकी नफरई हंसी गूंजी। ये लो, मैं जग को मुंह लगा लेती हूँ। कहते हुए बाकी मांदा शरबत पार्वती ने जग को मुंह लगाते हुए पी लिया। तुम सारा पप पी गई हो, मैं को क्या पीऊँगा? तुम मेरे लबों से पीना, पार्वती बेहयाई से बोली। अच्छा, ये ठीक है। इस्माइल का दिमाग उसके काबू में नहीं रहा और उसके मुंह से वो बातें निकलने लगीं जिन पर पहले उसने कई पैरे बिठाए हुए थे। और शहजादी बजाय शर्माने के उसकी हौसला अफजाई करने लगी। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे दिलपसंद खिलौना मिला था और वो जानती थी कि उसके पास खुशियां और मुसरतें कशीद करने के लिए चंद दिन का टाइम है। उसके बाद तो जाने कब ऐसे गबरू से मुलाकात हो पाती और उसे एक नामालूम मुद्दत तक उन बूढ़े गद्दों के आगे अपने जिस्म का दस्तरखान सजाना पड़ता जो पेट भरा होने के बावजूद मुर्दार के गिर्द जमा रहते हैं और उनकी भूखी आंखों की हिवस कभी पूरी नहीं होती। इधर सर चंद बातें पूछी थी आपसे।
अखबार के मुताले में मसरूफ पाशा से चंद्रपाल मुस्तफसर हुआ, मगर वो शायद किसी दिलचस्प खबर में महव था कि उसने चंद्रपाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रपाल भी दोबारा अपनी बात दोहराने की जुर्रत न कर सका। थोड़ी देर के मुताले के बाद पाशा ने अखबार लपेटा और उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। पूछो सर, कल विक्रम को आप बता रहे थे कि वो मस्जिद में खुदकश हमला आवर भेजे। हालांकि ये काम हम मस्जिद में टाइम बम या रिमोट कंट्रोल बम रख कर भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं और लेते भी हैं, मगर खुदकश धमाका कराने की एक अहम वजह है। वो क्या सर? वो ये है कि मुसलमान ऐसी कौम है जिसका मज़हब के साथ बहुत लगाव होता है। बाकी मज़ाहिब वाले अपने मजहबी अहकामात पर इतने अमल पैरा नहीं होते जितनी कसरत से मुसलमान इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हैं, और उनकी इस खूबी को खामी में बदलने के लिए हम सब ने मिलकर बुनियाद परस्त और इंतहा परस्त का लक़ब उनके इन दानिशवरों को सिखला दिया जो दर पर्दा हमारे लिए काम करते हैं। इस तरह एक मजहबी खूबी को बुराई के ज़मरे में शुमार करके उसका इतना प्रचार किया गया कि अवामुन नास भी उसे बुरा समझने लगे। इस स्टेज पर हमने उसकी कबाहत को मज़ीद उजागर करने के लिए खुदकश की इस्तिलाह राइज की, और जिस वक्त बारूद से बड़ी जैकेट पहनकर एक शख्स लोगों के मजमे में घुसकर नारा लगाते हुए ब्लास्ट करता है तो देखने वाले धमाका करने वाले के नज़रियात या अकायद से वाकिफ नहीं होते। वो हमने मीडिया के ज़रिए उन तक पहुँचाने होते हैं कि वो दाढ़ी वाला जनूनी था जिसने मुखालिफ फ़िरके की मस्जिद में या इमामबाड़े में खुदकश धमाका कर दिया। बेशक उसकी दाढ़ी चंद दिन की बड़ी हुई शेव हो, और फिर आखिर एक इस्लामी तहरीक उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है, और हम पर कोई शक नहीं करता कि ये काम महाभारत के सपूतों का हो सकता है। कोई इस्लामी तहरीक उसकी जिम्मेदारी क्यों कबूल करती है सर? हा हा हा, मिर्ज़ा ताहिर हुसैन ने बुलंद बांग कहका लगाया। बेवकूफ़, अगर मैं अखबार के दफ्तर फ़ोन करके कह दूं कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ जमात से है और मेरी जमात उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है, तो फिर तेरा क्या ख्याल है मीडिया वाले कैसे तहकीक करेंगे कि ऐसा कुछ हो गया है या ये झूठ है? तो सर, क्या सारे खुदकश धमाके ऐसे ही हो रहे हैं? नहीं, पाशा ने इनकार में सर हिलाया। सारे ऐसे नहीं हो रहे। कुछ सचमुच नाम निहाद इस्लामी तंजीमों ने कराए हैं और कुछ सदर पाकिस्तान ने कराए हैं। सर, सदर पाकिस्तान ने? चंद्रपाल का मुंह हैरत से खुला रह गया। हाँ, सदर पाकिस्तान ने। उसका मतलब ये नहीं समझना कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा किसी दहशतगर्द को हमला करने का हुक्म दिया है। तो फिर क्या समझूं सर? देखो, तुम अपने घर में आराम और सुकून से रह रहे हो और किसी भी तंजीम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रात के टाइम अचानक एक ड्रोन हमला होता है जिसमें तमाम घर वाले हलाक हो जाते हैं, सिर्फ तुम बाकी बचते हो। खबर लगती है ड्रोन हमले में 9 दहशतगर्द हलाक। अब बताओ तुम किससे इंतकाम लोगे? इंतज़ामिया से ना, मुल्क की हिफाजत करने वालों से ना, जिन्होंने अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया। तो फिर उनसे इंतकाम लेने का एक ही तरीका है, और वो है खुदकश हमला। और ये तुझे बताना किसने है? मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर सामने आऊँगा और तुझे तरगीब दूंगा। तो इस तरह अपना इंतकाम ले, और इस तरह हुकूमत काफ़ी खुदकश तैयार कर देती है। और ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। तुम्हें पाकिस्तान में चारों तरफ ऐसे मुख्तलिफ किरदार बिखरे नजर आएंगे जो मुख्तलिफ तरह से ज्यादती का शिकार हुए होंगे। अब ये तेरी सवाबदीद है कि तू उनको किस तरह अपने मकसद के लिए तैयार करता है। उसकी ताज़ा मिसाल इस्माइल शाह तुम्हारे सामने है, और जिस खुदकश का कल विक्रम तज़किरा कर रहा था, नहीं, वो एक दूसरा केस है। यानी उसके अलावा भी? जी जनाब, उसके अलावा भी खुदकश तैयार होते हैं। पर कैसे सर? ये तुमने खुद सोचकर बताना है। समझो, तुम्हारा इम्तिहान है। किसी को बहुत ज़्यादा रकम देकर उस काम पर तैयार किया जाए, हो सकता है, मगर ऐसा केस ना होने के बराबर पेश आता है, क्योंकि मरने के बाद दौलत उसके किस काम की? किसी को ब्लैक मेल करके ये काम कराया जाए, ये भी समझो मौखर उस जिक्र केस की तरह है। उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। चंद्रपाल ने अपनी बेबसी जाहिर की। अच्छा, ये बतलाओ, कभी आदि नशई देखे हैं जिन्हें उर्फ आम में जहाज़ कहते हैं? बहुत देखे हैं सर। उनकी नफ्सियात से भी वाकिफ़ हो? कुछ। मसलन यही कि वो नशे के लिए अपनी माँ बहन का भी सौदा कर सकते हैं। गुड। बस विक्रम के पास जो खुदकश है वो आदि नशई है, और उस पर मेहनत करके हमने उसे इस काम के लिए तैयार कर दिया है। यानी उसको पता है कि उसे खुदकश धमाका करना पड़ेगा। नहीं बेवकूफ़, उसे क्या पता कि खुदकश धमाका क्या होता है?
उसे तो बस इतना सिखाया है हजूम में घुसकर ऐसे नारे लगाते हुए ये पिन निकाल लेनी है, और वापसी पर उसके इनाम में उसे नशे के कितने इंजेक्शन हम मुफ्त देंगे। सर, ऐसे बंदों की अक्ल पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो उस वक्त ब्लास्ट करने का तरीका भूल जाए तो गुड, अच्छा सवाल है, मिर्ज़ा ताहिर हुसैन ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। ऐसी सूरत में हम रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसे आदमियों की जैकेट में ऐसा सिस्टम रखना ज़रूर होता है। थैंक यू सर, चंद्रपाल तारीफ सुनकर खुश हो गया। थैंक्स की ज़रूरत नहीं, ये मेरा हक बनता है। अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी पर डांट सकता हूँ तो ज़हानत की बात पर तारीफ भी करनी चाहिए। आपकी डांट भी हमारे लिए एजाज़ से कम नहीं है सर, चंद्रपाल अपने खुशामदादा लहजे में अकीदत समोते हुए बोला। अच्छा उठो, विक्रम की तरफ चलते हैं। उसी बहाने तुम खुदकश को भी देख लेना, क्योंकि मेरी जगह संभालने से पहले तुझे कुछ अरसा फील्ड में भी काम करना पड़ेगा। और चंद्रपाल सर हिलाते हुए उसके साथ उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे विक्रम के ठिकाने की तरफ रवां दवां थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।